जी अस्सलाम वालेकुम, कैफेट आज का लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर में 79 आज के लेक्चर में प्रैक्टिस क्वेश्चन होम असाइनमेंट आपको दी गई थी, उसको हम डिस्कस करेंगे। आपके बेसिकली क्वेश्चंस कल जैसे एग्री हुआ था, और फिर उसके बाद आज के कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। आपको 3 क्वेश्चन दिए गए थे होम असाइनमेंट में, 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर चैप्टर 11 का क्वेश्चन 14। चैप्टर 11 कौन सा था हमारा? सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाला। इसका है क्वेश्चन नंबर 14। ये आपके लिए थोड़ा सा शायद डिफरेंट होगा इसका फॉर्मेट। एक नॉर्मली क्वेश्चन जो होता है ना सब्सटेंटिव प्रोसीजर का, वो तो होता है पैराग्राफ फॉर्म में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। यहाँ पे उसने आपको बेसिकली प्रोसीजर पूछे नहीं है, खुद से दे दिए। पूछे नहीं है, खुद से दे, और आपसे कह रहा है कि बताओ इन प्रोसीजर में कोई कमी बेशी है। 2 तरह के कमेंट्स हमने करने होते हैं। देखिए, या तो हमसे वो कहता है खुद कंसेप्ट बताओ, हम कंसेप्ट बताते हैं। वो पूछता है, हम बताते हैं। लेकिन समटाइम वो नेक्स्ट स्टेप पे जाता है, कहता है कि कंसेप्ट मैं दे देता हूँ, आप लोग इसमें से जो गलतियां हैं वो ढूंढो। आपको याद होगा चैप्टर 4 में भी इस तरह के क्वेश्चन किए थे। कभी वो हमसे कहता था कि तुम ड्राफ्ट कर दो क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिक क्वालिफाइड ओपिनियन, एब्सोल्यूट मैटर पैराग्राफ, या बताओ सिचुएशन में क्या होगा। लेकिन कभी कभी ये करता था कि वो पैराग्राफ खुद से दे दिया करता था। मैं कहता था इसमें से गलतियां ढूंढो। याद है आपको किस तरह की केस स्टडी की हो? तो ये भी एक टेस्टिंग स्टाइल है। इस चैप्टर में भी उसने इसी तरीके से किया। अक्सर हमें यही कहता है कि ये एरिया है, इससे रिलेटेड मुझे प्रोसीजर बताओ, ये एरिया इससे रिलेटेड प्रोसीजर बताओ। यहाँ पे प्रोसीजर उसने खुद बता दिया है। हमें क्या कह रहा है? इसमें से गलतियां ढूंढो। क्रिटिकली रिव्यू का मतलब, क्रिटिकल रिव्यू का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल रिव्यू का मतलब इसमें से गलतियां ढूंढो। गलतियां 2 तरह की होंगी हमेशा, एक एरर, एक ओमिशन। अगर आप रिक्वायरमेंट को देखें ना, कह रहा है क्रिटिकली रिव्यू द ऑडिट प्रोग्राम, यानी ये जिसमें प्रोसीजर लिखा ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं, एंड सजेस्ट चेंजेस और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। चेंजेस से मुराद उसकी एरर्स है और एडिशनल प्रोसीजर से मुराद ओमिशंस हैं। कह रहा है मुझे बताओ इसमें क्या एरर है, क्या ओमिशन। इसका मतलब है ये जिस एरिया का ओमिशन क्या होंगी, जिस एरिया का ये ऑडिट प्रोग्राम है ना, उस एरिया में अगर इनके अलावा कुछ मजीद प्रोसीजर भी परफॉर्म होते हैं जो उसने नहीं लिखे हुए, हम वो बताएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर 2 रिक्वायरमेंट है, एक एडिशनल प्रोसीजर और एक वो क्या पूछ रहा है, एरर्स। ठीक है, कि चेंजेस के मतलब कोई गलत होगी तो वही चेंज रिक्वायर्ड है ना। तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर से क्या मुराद है कि जो मैंने एरिया आप लोगों को दिया है, इस एरिया में अगर मेरे बताए हुए प्रोसीजर के अलावा भी कोई प्रोसीजर है जो मैं भूल गया हूं, मैंने नहीं इंक्लूड किया, वो लिखो। ये है एडिशनल। और चेंजेस से क्या मुराद है कि इसमें अगर कोई ऐसा प्रोसीजर है जो परफॉर्म नहीं होना चाहिए था, मैंने कर दिया, या जिस जगह परफॉर्म होना चाहिए था उस जगह नहीं, किसी और जगह मैंने लिखा कहीं और, तो वो भी बताओ। एरर्स भी और रिक्वायरमेंट समझ आई आपको? ठीक है। अच्छा, तो इसमें एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए आपने क्या करना है जहन में, जैसे ये एरिया किसका है, फिक्स एसेट का है। फिक्स एसेट का सारे प्रोसीजर आपके जहन में आ जाने चाहिए। जो तो उसने लिख दिए वो आपने नहीं लिखने। बाकी जितने भी ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो इस एरिया में परफॉर्म होते हैं लेकिन उसने नहीं लिखे, वो आप एडिशनल प्रोसीजर की हेडिंग देके लिखेंगे। डन जी। लेकिन मैं जब रीवैल्यूएशन के प्रोसीजर लिखने लगा, उसने रीवैल्यूएशन का प्रोसीजर कोई नहीं लिखा हुआ था, तो मुझे याद आया उसने आगे भी कुछ लिखा है बोर्ड में, एज्यूम दैट एसेट्स आर कैरीड एट। इसका मतलब रीवैल्यूएशन का प्रोसीजर नहीं लिखने। क्यों? नो डिस्पोजल वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर, डिस्पोजल के प्रोसीजर नहीं लिखने। अच्छा, एडिशंस के उसने नहीं बोला, इसका मतलब एडिशन स्कोप में शामिल है। मैं देखूंगा अगर तो उसने एडिशन के सारे प्रोसीजर लिखे हुए तो ठीक, नहीं लिखे हुए तो मैं एडिशन के प्रोसीजर भी लिखूंगा। फिर उसने इंपेयरमेंट का कहा, इंपेयरमेंट भी नहीं प्रोसीजर लिखने, हालांकि इंपेयरमेंट एक अच्छा एरिया होता है, तो इंपेयरमेंट के भी मैंने प्रोसीजर नहीं, लेकिन डेप्रिसिएशन को उसने रूल आउट नहीं किया। इसका मतलब मैं देखूंगा अगर इस एरिया में डेप्रिसिएशन के प्रोसीजर्स नहीं लिखे हुए ना, तो वो सोल्यूशन में ऐड कर दूंगा। भाई समझ रहे हैं? या हो सकता है प्रोसीजर लिखे हो, 1 2 सारे ना लिखे हो, तो जो नहीं लिखे होंगे वो मैं इंक्लूड कर दूंगा। भाई समझ गए क्वेश्चन को की रिक्वायरमेंट क्या है और आपने उसे किस तरीके से प्रेजेंट करना है? 2 हिस्सों में, एक चेंजेस या एरर और दूसरा एडिशनल प्रोसीजर। अब बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा प्रोसीजर जो सोल्यूशन में लिखा हुआ और आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए, या चेंजेस कोई? मेरा ख्याल है अमूमी तौर पे स्टूडेंट के लिए जो चेंजेस वाला पार्ट है ये थोड़ा मुश्किल होता है। एडिशनल वाला नहीं, एडिशनल में सिर्फ आप इतने देखने होते कितने हैं, लिखे कितने हैं, जो कम है वो लिख दो। चेंजेस में आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ये सारे प्रोसीजर फिक्स एसेट में परफॉर्म होते हैं? ओके। दूसरा फिर क्या देखना है कि क्या सही असर्शन में होते हैं, इसी असर्शन में होते हैं, असर्शन में कोई गड़बड़ होगी वो आप बताइए। और याद रखिए कि कुछ असर्शन में जजमेंट अप्लाई होती है 80% तक। अगर आपका ठीक हो गया ना 70 to 80, तो इसका मतलब है ठीक है। एक आधा असर्शन में जजमेंटल डिफरेंस भी है, वो नेचुरल है, एक आधा बस, ज्यादा नहीं। 5 अगर है ना तो एक आधे में जजमेंटल डिफरेंस हो सकता है, सब में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले को भी अंदाजा है कि और वो कोशिश करता है कि जजमेंट वाले जो है वो इंक्लूड जरूर करे, लेकिन हर क्वेश्चन में जजमेंट ना हो। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम? इजी था, कर लिया। अच्छा, मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, मुझे लग रहा था आपके लिए मुश्किल होगा। क्या इस तरह का क्वेश्चन, अब इसको मार्क करें, इस तरह का क्वेश्चन किसी भी दूसरे एरिया में आ जाए, डेटर्स में आ जाए, एग्जैक्टली इसी स्टाइल का प्रोसीजर लिखे, एक्सर्शन लिखे, कहे चेंज कर लेंगे, इसको मार्क कर ले, इसकी आपने लाजमी तैयारी करनी है इस टाइप ऑफ क्वेश्चन की। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अमूमन वीक होती है, वीक रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन जहां पे परफॉर्मेंस वीक होना, रीटेस्टिंग का चांस ज्यादा होता है।
पहले वो सीधे रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन पूछा करता था, जब उसे पता चल गया ना स्टूडेंट ने याद करना शुरू कर दिया, वो फिर केस स्टडी के ऊपर आ गया। आप देखिए पहले पिछले तकरीबन 1.5 साल से पहले की केस स्टडी उठा के देख लो, उसी स्टाइल में होती है, ये बुक हुआ हो गया, बताओ क्या ये बुक हुआ। लेकिन जब उसने देखा कि स्टूडेंट केस स्टडी में भी अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू हो गए हैं, वो मजीद आगे चला गया। अब क्या पूछता है, और ये प्रैक्टिकल है, इससे आगे मेरा नहीं ख्याल जा सकता। वो जाएगा तो फिर देख लेंगे, लेकिन बहरहाल ये एग्जैक्टली प्रैक्टिस में ऑडिट प्रोग्राम इसी तरीके से होते हैं। 14 क्लियर ना करें, 14 वाकई क्लियर, फिर इसका मतलब आपका ऑडिट बहुत अच्छा जा रहा है। जिसको अगर ये क्वेश्चन केस स्टडी खुद से सोल्यूशन देखे बगैर 70% जिसने केस स्टडी कर ली वो ऑडिट के लिए तैयार है, पेपर देने के लिए तैयार है इंशाल्लाह। ठीक है, बस जितने कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, रिमेनिंग पढ़ने वालों के ऊपर ओपिनियन नहीं दे रहा, जो पढ़ लिए हैं हिस्टोरिकल कंसेप्ट्स के ऊपर ओपिनियन दे रहा हूं, वो रीजनेबल तैयार। चलिए ये तो अच्छी बात है, तो खुशी हुई। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। जी शाबाश पूछिए। अच्छा, एडिशनल प्रोसीजर उसने बोला है, लेकिन स्पेसिफाई नहीं किया कि एडिशनल प्रोसीजर विद असर्शन लिखो। आप नोट करें, स्टूडेंट का ख्याल है, क्वेश्चन यह है कि सॉल्यूशन में असर्शन के साथ लिखा हुआ है, क्या आपके लिए असर्शन के साथ लिखना जरूरी है? इसका आंसर है नहीं, और उसकी रीजन सुन लें क्यों। क्योंकि उसने रिक्वायरमेंट में एडिशनल प्रोसीजर पूछा, सिर्फ विद असर्शन नहीं पूछा। विद असर्शन एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, वो अगर पूछे तो हमें लिखना लाजिम है, नहीं पूछा तो लाजिम नहीं है। मैंने एडिशनल कंसेप्ट के तौर पे लिख दिया कि एग्जाम में अगर आपको 2-4 प्रोसीजर के साथ याद आ जाए, कंफर्म हो जाए कि ये, तो लिख दें, लेकिन लाजमी नहीं है। ठीक है, एग्जाम में अगर आ जाए तो मेरा मशवरा ये है कि 2-4 प्रोसीजर जिनके बारे में आप कंफर्म हो ना कि इसमें ये असर्शन ही आती है, वो लिख दें। जिनमें थोड़ा 50-50 वो छोड़ दें। लेकिन अगर उसने असर्शन का लफ्ज़ रिक्वायरमेंट में लिखा होता ना, हाँ फिर जी या मरे, फिर असर्शन प्रोसीजर का असर्शन लिखनी है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 14 में क्वेश्चन 5 एंड 6। चैप्टर 14 में 5 एंड 6 अगेन बड़ा मसला पहले मैं खुद डिस्कस करूंगा, छोटा फिर आपसे पूछूंगा। बड़ा मसला क्या है कि रिक्वायरमेंट क्या है, प्रेजेंट किस तरीके से करना है। केस स्टडी जल्दी पहचान लग रही है बिल्कुल, कि कंफर्मेशन का लेटर टेबल देख के परेशान तो नहीं हो जाएंगे एग्जाम में। इंफॉर्मेशन देने का तरीका कार है सिर्फ। कह रहा है असेस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय ऑडिट टीम। इसका मतलब क्या है कि देखो हर एक केस में 4 केस नहीं है, 1 2 3 4, देखो वर्क सही परफॉर्म कर लिया कि कोई कमी पेशी रह गई, कोई कसर रह तो नहीं गई। अगर कोई कसर रह गई हुई, असेस द वर्क परफॉर्म का मतलब क्या है, देखो कोई प्रोसीजर कोई कसर रह तो नहीं गई, अगर रह गया तो फिर क्या करना है, हमने बताना है कि इस सिचुएशन में अभी मजीद काम करो। ठीक, सबका इकट्ठा करके बता देंगे कि अलग अलग पार्ट का बताएंगे। ये तो होगा पहला। आल्सो सजेस्ट द एडिशनल प्रोसीजर विच द ऑडिट टीम में परफॉर्म। ठीक है, पहले मैं कह रहा देखो असेस द वर्क परफॉर्म, काम ठीक किया कि नहीं किया, पूरा किया कि अधूरा किया, और दूसरे में क्या कह रहा है, अधूरा किया है तो मजीद क्या करना है। ठीक है, इसका मतलब है एक तो हम प्रॉब्लम देखेंगे पूरा काम हो गया कि नहीं, और फिर एडिशनल प्रोसीजर इंटर रिलेटेड है। तो अब मुझे बताइए इसमें क्या क्या इश्यूज थे। पहले डेटा में क्या इशू था, कोई इशू। दूसरे डेटा में क्या इशू था, इसमें भी मुझे लगता है कोई इशू नहीं है। क्या इशू है, इनडायरेक्ट है। अच्छा देखिए वो कह रहा है सेंड इनडायरेक्ट किया, रिसीव डायरेक्ट, तो ये हो गया ओके। स्टिल इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट के प्रोसीजर लिख देंगे, वो दोबारा डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है। इनडायरेक्ट, अच्छा तो ये इसमें एविडेंस ऑब्टेन हो गया, इसमें इनडायरेक्ट वाला केस है बीटा। गैमा कौन सा केस है, लिटिगेशन कौन सा इशू है, मसला कौन सा है इसमें, बैड डेट वाला। क्या ये एविडेंस कंप्लीट, बीटा में एविडेंस कंप्लीट हो गया कि कसर है, वो आप लिखेंगे उसको कि भैया ये जो है इनडायरेक्ट है, इसकी रिलायबिलिटी डाउटफुल होती है। सिर्फ ये लिख के खत्म कहानी, कि अब आगे क्या करना है ये भी लिखना है। ये पहला पार्ट था असेस द एविडेंस, अब आगे प्रोसीजर लिखेंगे इनडायरेक्ट में क्या। और इसी तरह गैमा में आप लिख देंगे लिक्विडेशन में चला गया, इसका मतलब है इसकी प्रीवियस रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये असेस द सिचुएशन है, असेस द सिचुएशन। अब आगे क्या करना है, प्रोसीजर लिखने हैं। शाबाश, प्रोसीजर कौन से लिखने हैं, हाँ लिक्विडेटेड डेट लिखेंगे, कंफर्मेशन लिखेंगे, ओके ये के बाद पैसे मिलेंगे कि नहीं। आप में से कितने स्टूडेंट ने ये गैमा वाले प्रोसीजर लिखे हैं रिटन फॉर्म में, 20% के करीब स्टूडेंट्स। और आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लिक्विडेशन के प्रोसीजर, ये बैंक्रप्सी के प्रोसीजर नहीं याद, याद सबको है, सिर्फ लिखने में मसला है। ओके 4 स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर, इसमें कौन सा केस है, एज पर बुक 600,000 कंफर्म बाय डेटर, नॉट क्या मतलब वेरियस। अच्छा ये छोटे छोटे मटेरियल है तो ठीक सही किया, क्यों नहीं किया, हाँ इंडिविजुअल मटेरियल एग्रीगेट मटेरियल हो सकते हैं, ये तो आपने असेस कर लिया कि भैया करना चाहिए था, क्योंकि क्यों करना चाहिए था, इंडिविजुअल मटेरियल एग्रीगेट मटेरियल हो सकते हैं। अब करना क्या है, सैंपल स्टार्ट करना है, और अगर 3 कंडीशन पूरी होती है तो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन सेंड करो, नहीं तो फिर पॉजिटिव या कोई और प्रोसीजर परफॉर्म कर लो।
पॉजिटिव, यहाँ कोई और प्रोसीजर परफॉर्म कर लो। अच्छा, लेकिन इसमें आप फोर्थ इशू नहीं है, कोई और इशू भी है क्या? कोई और इशू है क्या? इसमें एक और दो इशू हिडन थे। एक हिडन इशू था डेट का 28 पर, ये इंटरम, इसमें इंटरम वाले प्रोसीजर भी लिखने थे। कितने स्टूडेंट्स ने इंटरम वाली बात पिक कर ली थी? अच्छा, और दूसरा इशू भी क्या था? दूसरा इशू क्या है? असर्शन वाला। इसमें कौन सी असर्शन नहीं होनी चाहिए? कंप्लीटनेस। और कौन सी होनी चाहिए? एग्जिस्टेंस। क्या वही लिखनी चाहिए जो नहीं होनी चाहिए? मेंशन करें क्या? वो भी मेंशन करें जो होनी चाहिए। क्लियर? तो इसमें दो हिडन इश्यूज थे, बाकी तो रूटीन के प्रोसीजर थे, रूटीन की केस स्टडी। नेक्स्ट हमारी केस स्टडी है, इसमें कोई प्रॉब्लम? जी जी, कट ऑफ की सेशन होनी चाहिए, ऐसे ना करें, ये मेरा भाई बताएगा। इसमें कट ऑफ की सेशन होनी चाहिए क्या? अब पढ़ना शुरू करेगा। अच्छा, कितने गौर से पढ़ा जैसे अरस्तु, मैं हैरान हो गया हूँ इसका फोकस देख के। पढ़ एक लफ्ज नहीं रहा, रहा सारी एक्टिंग कर रहा है भाई। सवाल ये है, इन असर्शंस में मैंने बोला कि कंप्लीटनेस की असर्शन नहीं होनी चाहिए, कंफर्मेशन से कंप्लीटनेस की असर्शन वेरीफाई नहीं होती, एग्जिस्टेंस की होती है। तो यहाँ पे कंप्लीटनेस की एग्जिस्टेंस है। स्टूडेंट क्या कहता है, सर कट ऑफ ही नहीं होना चाहिए। कट ऑफ तो अकाउंट बैलेंस की असर्शन नहीं, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की असर्शन है। ये काम हम अकाउंट बैलेंस में कर रहे हैं। बात ठीक है इतनी कुछ, जितनी कुछ बच्चे ने कही है। क्या कट ऑफ की असर्शन यहाँ पे होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी भाई? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। डेटर्स के सब्सटेंटिव प्रोसीजर कंफर्म में इसने नहीं पढ़े, क्राइटेरिया के प्रोसीजर कंफर्म में इसने नहीं पढ़े, नहीं तो पुराने हो गए। उसमें देख कट ऑफ था कि नहीं था, वाले मन में देख कट ऑफ ऑन परचेज, कट ऑफ, ये 2-3 दफा क्लास में बताया हुआ ये कांसेप्ट, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप था भाई, था। क्लियर मेरे भाई जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है? ये सेल्स के साथ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप की वजह से कट ऑफ है, क्योंकि सेल्स का कट ऑफ ठीक, डेटर्स भी ठीक, डेटर्स भी ठीक। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 6, इवैल्यूएट द एविडेंस ऑब्टेन। इसका भी यही मतलब है क्या? देखो एविडेंस, देखो कोई कमी बेशी है, कोई कसर रह गई कि नहीं? इवैल्यूएट ये कल हो गया था, अरे ये वाले मान में भी, चलो ये तो आसान हो गया। यानी अब और कोई नहीं करना, असाइनमेंट कंप्लीटेड। चले, आज का ये टॉपिक छोटा था, इसलिए मैंने कहा वरना जुम्मे को हम डिस्कशन नहीं करते होते, लेकिन टॉपिक छोटा था, मेरा तसल्ली से हो जाएगा इंशाल्लाह। एनालिटिकल, अच्छा इसको आपने याद रखे, कंसेप्चुअली समझना है। आप रट्टे वाला तो मैंने कल निपटा दिया था, कंसेप्ट समझ ले। पहला कंसेप्ट क्या है, अब जरा तरतीब से सुनिए। ऑडिटर के टोटल प्रोसीजर जो हैं वो 3 स्टेजेस या फेजेस में होते हैं। रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट में भी एनालिटिकल प्रोसीजर है। जब एनालिटिकल प्रोसीजर का मकसद हो कंपैरिजन वगैरह करके रिस्क आइडेंटिफाई करना है, वो रिस्क वो हमने चैप्टर 10 में पढ़ लिया था, वो साइड पे हो गया। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं होते, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में होता है। देखिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर का ऑब्जेक्टिव क्या है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर का ऑब्जेक्टिव टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस, देखिए एक है रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मकसद क्या है? कि देखना कि रिस्क, देखना कि मिस स्टेटमेंट का रिस्क है कि नहीं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मकसद क्या है? मिस स्टेटमेंट है कि नहीं। रिस्क असेसमेंट अर्ली स्टेज है, रिस्क असेसमेंट अर्ली स्टेज है। ठीक है जी। तो अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मकसद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से मिस स्टेटमेंट ढूंढना। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मकसद है टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट एग्जर्शन लेवल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट ढूंढना। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में 2 कैटेगरीज हैं, 2 एग्जांपल्स हैं। नंबर 1 एनालिटिकल प्रोसीजर्स, नंबर 2 टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ डिटेल असल में इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इन 6 का कंबाइंड नेम है। और एक है एनालिटिकल प्रोसीजर। दोनों में फर्क है। एनालिटिकल प्रोसीजर से भी मिस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिटेक्ट होती हैं, और टेस्ट ऑफ डिटेल से भी डिटेक्ट। अब वो डायरेक्ट एनालिटिकल से स्टार्ट कर दिया उसने, लेकिन मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं। पहले कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं, पहले टेस्ट ऑफ डिटेल को डिस्कस करते हैं। भाई फर्क क्या है? तो फर्क तो हमें पता चले एनालिटिकल प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ डिटेल में फर्क क्या है। देखिए पहले तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल में फर्क समझे। इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क पता है आपको? क्या फर्क है? इंटरनल कंट्रोल है प्रोसेस जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आउटकम है। हमने किस चीज को चेक करना होता है, ठीक है कि नहीं। प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लेकिन इंटरनल कंट्रोल को भी इग्नोर नहीं करते। पर्पस ओपिनियन एक्सप्रेस करना नहीं है। हाँ कंट्रोल, बिल्कुल। इंटरनल कंट्रोल्स को देखने के लिए कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, हम जो टेस्टिंग करते हैं उसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने के लिए कि इनमें गड़बड़ तो नहीं है, हम जो टेस्टिंग क्या कहती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ डिटेल में फर्क क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल का फोकस है इंटरनल कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल का फोकस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का फोकस इंटरनल कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल का मकसद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल में फर्क समझ आ गया। अब सुनिए एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल, इन दोनों में कॉमन क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल में दोनों ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन के, उसमें मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करने के लिए यूज करता है ऑडिटर, दोनों ही। ये सिमिलरिटी है। फर्क क्या है? टेस्ट ऑफ डिटेल है डिटेल लेवल पे टेस्टिंग करके मिस स्टेटमेंट ढूंढना। एनालिटिकल प्रोसीजर है एनालिसिस करके, प्लॉजिबल रिलेशनशिप बना के मिस स्टेटमेंट्स को ढूंढना। टेस्ट ऑफ डिटेल नाम है डिटेल। अच्छा डिटेल से क्या मुराद है? डिटेल से मुराद ये है कि जिस अकाउंट को आप वेरीफाई कर रहे हैं उस टी अकाउंट को ओपन करें, उसके अंदर हजारों ट्रांजैक्शंस हैं, सैंपल बेस पे 200-400 जो भी सैंपल, उन ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करें,
असर्शन लेवल पे select, दोनों काम असर्शन लेवल पे हो रहे होते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर दोनों, चाहे एनालिटिकल हो चाहे टेस्ट हो, असर्शन लेवल पर है, लेकिन तरीकाकार फर्क है। यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या होता है, अकाउंट ओपन करो, सैंपल बेस पे ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करो। इसका मतलब ये हुआ कि टेस्ट ऑफ डिटेल में सैम्पलिंग होती है, एनालिटिकल प्रोसीजर में सैम्पलिंग नहीं होती। पहली चीज ये समझ आई हमें। फिर सैंपल करने के बाद जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ, डिटेल डॉक्यूमेंट के साथ, वाउचर्स के साथ, रसीदों के साथ मैच करो कि ठीक है कि नहीं। यह है टेस्ट ऑफ डिटेल्स। एनालिटिकल प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स में हम सिर्फ प्लॉजिबल रिलेशनशिप एनालिसिस करके ही वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे अगर हम रेंट को वेरीफाई कर रहे हो तो टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या होगा, भाई पूरे साल में रेंट अकाउंट में 12 ट्रांजैक्शन है, सैंपल बेस पे 4 ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट किया, देखा पेमेंट हुई कि नहीं हर एक की, उसके बाद देखा रेंट एग्रीमेंट को पढ़ा, फिर उसके बाद जो वाउचर्स हुए थे वो निकाले, उसमें देखा जिसको रेंट पे किया गया उससे रिसीविंग ले ली गई है कि नहीं ले ली गई, चेक की कॉपी मौजूद है कि नहीं, जो देखिए हमें साबित करके जेन्युइन है। ये है हमारा टेस्ट ऑफ डिटेल। इसी को अगर एनालिटिकल प्रोसीजर के जरिए से हम वेरीफाई करें तो क्या होगा, हम देखेंगे भैया रेंट एग्रीमेंट निकालो, उसमें देखो कितना रेंट एग्री हुआ है, 12 से मल्टीप्लाई करो, अगर उतना ही रिकॉर्ड हुआ है तो डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत है, ठीक है। हाँ, अगर फिर भी जाना चाहे तो रोक नहीं है, आपको ज्यादा काम करने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन एविडेंस हमें मिल जाता है कि अमाउंट ठीक है। ये बात समझ आई आपको, ये है एनालिटिकल प्रोसीजर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन जब हमने करनी है, उसके कि मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, दो प्रोसीजर कौन से हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल। एनालिटिकल प्रोसीजर में ब्रॉड लेवल पे ओवरऑल टोटल फिगर को वेरीफाई करते हैं हम, डिटेल में जाए बगैर, सिर्फ एनालिसिस करके, रिलेशनशिप बना के। लेकिन टेस्ट ऑफ डिटेल में हम क्या करते हैं, हर टी अकाउंट के डिटेल में पहले सारा उसका टी अकाउंट ओपन करते हैं, उसमें से सैंपल बेस पे ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करते हैं, और सिर्फ ये सैंपलिंग का काम खत्म नहीं हुआ, उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन भी करते हैं। और सैंपलिंग अच्छा खासा टेक्निकल वर्क है, डिटेल्ड वर्क है, जिसके बारे में हमने स्टडी करना है, गालबन चैप्टर 17 है, 16 17 जो भी है, ये पूरा चैप्टर है जो हमें डिटेल 16 जो हमें डिटेल में बताता है, ठीक है, ऑडिट सैंपलिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट यही होगा, ऑडिट सैंपलिंग, यानी ये चैप्टर एनालिटिकल प्रोसीजर से रिलेट कर रहा है, और अगला चैप्टर टेस्ट ऑफ डिटेल से रिलेट कर रहा है। सैंपलिंग आपको पता है, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ डिटेल को हम साइड पे रख देते हैं, ठीक है। टेस्ट ऑफ डिटेल का बेसिक कंसेप्ट बिल्ड हो गया, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया टेस्ट ऑफ कंट्रोल के साथ, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया एनालिटिकल प्रोसीजर के साथ। फर्दर इसके बारे में डिस्कशन होगी सैंपलिंग वाले चैप्टर में, डन जी। अब आते हैं हम एनालिटिकल प्रोसीजर की तरफ। दुनिया के हर सीनियर की ये ख्वाहिश होती है कि किसी भी, अच्छा ये चीज और याद रखिएगा, कुछ एरिया पे एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल्स दोनों परफॉर्म होते हैं, कुछ पे हो सकता है सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर और कुछ पे सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अक्सर एरिया पे जो है टेस्ट ऑफ डिटेल तो हर एरिया पे होता है, तकरीबन समझ ले, टेस्ट ऑफ डिटेल हर एरिया पे हो जाता है, वो शायद कोई एक्सेप्शन रेयर केस होगा किसमें टेस्ट ऑफ डिटेल। एनालिटिकल प्रोसीजर कुछ एरियाज में परफॉर्म होते हैं, कुछ नहीं होते, क्यों नहीं हो पाते वो भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। तो दुनिया में हर सीनियर की ये ख्वाहिश होती है कि जब जॉब के स्टार्ट में जॉब एलोकेशन हो रही हो ना, कि आपने ये एरिया करना है, आपने टीम मेंबर ने ये एरिया कर, आपने ये एरिया वेरीफाई करना है, तो उस वक्त वो एरियाज जिन पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म हो सकते हैं, वो क्या करे, वो उनको मिल जाए, वो खुद को एलोकेशन करवा ले। उस वक्त फिर सोशल नेटवर्किंग काम आती है, ऑफिस पॉलिटिक्स उस वक्त काम आती है। तो और जो टेस्ट ऑफ डिटेल, ऐसे एरिया जिन पे एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल नहीं है या एनालिटिकल पे परफॉर्म नहीं होंगे, वो कौन करें, वो जूनियर्स को दे दो, ठीक है। तो हाँ, और अगर जूनियर पूछे ना सर ये क्यों, ओ ये वाला एरिया जो है ना जो मैंने बड़ा रिस्की है, इसमें बहुत रिस्क है, ये तुम्हें तो जो एरिया दिया ना एक्सपेंसिव है तो रिस्क फ्री है, वो रिस्क लो रिस्क की वजह से नहीं, बात चले छोड़े, वापिस आ जाए। तो अब हम ये स्टडी करने जा रहे हैं कि अगर एनालिटिकल प्रोसीजर हमने परफॉर्म करने हैं तो क्या करना होगा। ये स्टेप बाय स्टेप आपको, जैसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन स्टेप बाय स्टेप सिखाई ना, उसी तरीके से एनालिटिकल प्रोसीजर अगर आपने यूज करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होगा, हम ये सीखने जा रहे हैं। तैयार है जी। अब उसमें इसी तरह, लेकिन इसमें स्टेप्स भी कम है और मटेरियल भी कम है, तो इसमें ज्यादा लंबी, सिर्फ 2-3 जगहों पे कुछ फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स है एक ही जगह पे, वो फैक्टर्स याद करने होते हैं 4, लेकिन वो कोई मुश्किल काम तो नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये पूरा लेक्चर ना एक ही गो में जाएगा, मेरी कोशिश होगी कि अगले 20 मिनट में ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। लेकिन ना हो सका तो 2-4 मिनट अगर ऊपर हुआ ना, तो मेरी मजबूरी है, इसको स्टार्ट किया ना तो एंड तक लेके जाना, मैंने कंप्लीट करना पड़ेगा। वैसे आज जुम्मा मेरी कोशिश होगी कि ना जाए, लेकिन फिर भी आपको कंसेप्ट के ऊपर कंप्रोमाइज हमने नहीं करना। पहला, यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर को सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पे यूज करना है ना, तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। इसका मतलब है एनालिटिकल प्रोसीजर को अगर आपने रिस्क असेसमेंट के तौर पे यूज करना है तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो आपका रिस्क असेसमेंट वाला जाएगा, 10 वाला। अगर हमने एनालिटिकल प्रोसीजर को एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करने के लिए यूज करना है, क्या करना होगा, इफ ऑडिटर डिसाइड टू यूज एनालिटिकल प्रोसीजर एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ऑडिटर शैल परफॉर्म फॉलोइंग स्टेप। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, और इफ डिफरेंस आ जाए तो 5वां। पहला स्टेप क्या है
कह रहा है डिटरमिन सूटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर गिवन असर्शन। इसका मतलब है हर असर्शन, हर एरिया एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए सूटेबल नहीं है। कुछ एरिया सूटेबल होते हैं, कुछ सूटेबल नहीं होते। पहले स्टेप में आपने क्या फैसला करना है, कौन सा सूटेबल है, कौन सा नहीं। अच्छा, जो एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए सूटेबल है उसके लिए एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म होंगे, जो एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए सूटेबल नहीं है ऐसे डिटेल होंगे, कहने की बात ही नहीं। अच्छा, डिसाइड कर लिया एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल है, फर्स्ट कीजिए इधर से पास हो गया, सूटेबल है। दूसरे नंबर पे क्या करना है भाई, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ ना कुछ दूसरे डाटा चाहिए ना। एनालिटिकल प्रोसीजर मींस वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू प्लॉजिबल रिलेशनशिप विद अदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए आपको कोई दूसरी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए। वो जो दूसरी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए वो है डाटा। इवैल्यूएट रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, क्लियर, फ्रॉम विच ऑडिटर्स एक्सपेक्टेशन इज डेवलप। यानी आगे वो बता रहा है ये डाटा है, ये किस मकसद के लिए आप ले रहे हैं, क्योंकि इससे आपने ऑडिटर की एक्सपेक्टेशन डेवलप करनी है। डाटा चाहिए आपको एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए। पहले देखा एरिया असर्शन सूटेबल है कि नहीं, फिर देखा उसके लिए जो डाटा चाहिए वो मौजूद है कि नहीं और रिलायबल है कि नहीं। भाई डाटा रिलायबल होगा ना तो आपका प्रोसीजर भी रिलायबल होगा। गलत डाटा यूज करते हुए जो भी कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे ऑटोमेटिकली गलत होगा। एग्री करते हैं? तो इसीलिए इस पार्ट में आपको क्या मैसेज दे रहा है कि एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए जो डाटा चाहिए वो तसल्ली कर लें रिलायबल है, सही है। क्लियर जी? अगर कंट्रोल स्ट्रांग होंगे तो रिलायबल होगा और वीक होंगे तो आगे चलते हैं। अच्छा, डाटा ले लिया, पहले नंबर पे सिलेक्ट कर लिया एरिया सूटेबल है एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए। दूसरे नंबर पे डाटा देख लिया रिलायबल है कि नहीं। तीसरे नंबर पे क्या करना है, एक्सपेक्टेशन डेवलप करनी है, अंदाजा लगाना है हमारे ख्याल के मुताबिक कितनी अमाउंट होनी चाहिए इस एरिया की। इसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन डेवलप करना, कि हम एक्सपेक्टेशन डेवलप करेंगे कि ये कितनी होगी। जैसे आप एक्सपेक्टेशन डेवलप करते हैं भाई हमारे टीचर की सैलरी कितनी होगी, इस एक्सपेक्टेशन डेवलप करने के पीछे कुछ डाटा होता है जो रिलायबल नहीं होता। वो डाटा क्या होता है, अच्छा सर कितने लेक्चर पढ़ा रहे हैं, हर लेक्चर में स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है, ये है डाटा। अगर डाटा रिलायबल है तो एक्सपेक्टेशन रिलायबल है। अगर डाटा रिलायबल नहीं तो डाटा किस लिए चाहिए होता है, ताकि एक्सपेक्टेशन के साथ एक्सपेक्टेशन डेवलप कर सके। और एक्सपेक्टेशन क्यों डेवलप करते हैं, ताकि क्लाइंट ऑडिटर अपनी एक्सपेक्टेशन, भाई मेरे ख्याल में सैलरी एक्सपेंस इतना होना चाहिए, रेंट एक्सपेंस इतना होना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंस इतना, रेवेन्यू इतना होना चाहिए, सैलरी इतनी होनी चाहिए फॉर एग्जांपल, या डेप्रिसिएशन इतनी होनी चाहिए, या रेवेन्यू इनकम इतनी होनी चाहिए। अपना अंदाजा लगा लिया, उसके बाद क्लाइंट की रिकॉर्डेड अमाउंट के साथ कंपेयर किया, अगर तो लगभग सेम ही है, यानी थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है लेकिन वो इमटेरियल है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कंफर्मेशन का जवाब आया और बैलेंस एग्री हो गया। तो हमने जो एक्सपेक्टेशन डेवलप की वो क्लाइंट की रिकॉर्डेड अमाउंट के साथ मैच कर गई या क्लोज हो गई, इमटेरियल डिफरेंस है, तो किसका मतलब क्या है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। और अगर मैच किया हमने और डिफरेंस निकला सिग्निफिकेंट है, फिर 5 में अगले लेवल पे जाओ, क्या इन्वेस्टिगेशन करो। यानी इसका मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर में स्टेप्स कौन से, नंबर 1 एरिया देखो सूटेबल है कि नहीं, असर्शन सूटेबल है कि नहीं, नंबर 2 डाटा देखो रिलायबल है कि नहीं, नंबर 3 एक्सपेक्टेशन डेवलप करो, नंबर 4 एक्सपेक्टेशन को रिकॉर्डेड अमाउंट के साथ कंपेयर करके देखो डिफरेंस कितना आता है। अगर डिफरेंस एक्सेप्टेबल है यानी इमटेरियल है तो ठीक, नहीं तो इन्वेस्टिगेट करो। 5 स्टेप क्लियर हो गए। आ जाए फिर से जरा इसको पढ़ते हैं, फिर से अब थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। जब हमने डिसाइड किया एनालिटिकल प्रोसीजर को एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना है, स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, सूटेबिलिटी ऑफ गिवन एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर गिवन असर्शन। यानी इसका मतलब ये हुआ हर एरिया हर असर्शन एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए सूटेबल नहीं है, कुछ सूटेबल है कुछ नहीं है, ये हम डिसाइड करते हैं। अगर तो एनालिटिकल प्रोसीजर किसी एरिया में परफॉर्म करना एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो, जहां पे आसानी से एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म हो सकते हैं, वहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल है। जहां पे सबसे अहम चीज प्लॉजिबल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो वहां पे सूटेबल है, बाकी नहीं है। एग्जांपल देता हूं, कोई ऐसे एग्जांपल। अच्छा मुझे बताइए, डेप्रिसिएशन फिक्स है, प्लॉजिबल रिलेशनशिप है, एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल है। इंटरलॉन प्लॉजिबल रिलेशनशिप है, एनालिटिकल से सूटेबल है। रिपेयर एक्सपेंस और शेयर कैपिटल प्लॉजिबल रिलेशनशिप है, एनालिटिकल प्रोसीजर रिपेयर एक्सपेंस में सूटेबल नहीं है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पेरोल एक्सपेंस प्लॉजिबल रिलेशनशिप है, एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और क्रेडिटर्स प्लॉजिबल रिलेशनशिप है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, एनालिटिकल सूटेबल। आखिरी एग्जांपल, हमारी कंपनी है, फर्ज कीजिए जूते बनाने वाली कंपनी, उसको ऑडिट करने जा रहे हैं। एक है बाटा, एक है अनारकली में कोई बड़ी दुकान। बाटा वाले कहते हैं हम जो जूता बनाएंगे फिक्स प्राइस रखेंगे, अनारकली वाले कहते हैं भाई कस्टमर के साथ हम निगोशिएशन करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे। अनारकली वाले कभी 1000 का जूता बेच देते हैं, कभी 1200 का, कभी 1500 का। बाटा की फिक्स प्राइस क्या, फर्ज कीजिए 1600। अब मुझे ये बताइए कि किसके दोनों में रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा है, किस क्लाइंट में आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्लॉजिबल रिलेशनशिप है, एनालिटिकल प्रोसीजर बाटा शॉप। अच्छा यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर रेवेन्यू सेल असर्शन के लिए रेवेन्यू सूटेबल है, तो यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। और वो दूसरी नारकली वाली शॉप, उसमें टेस्ट ऑफ डिटेल, ये सबसे पहला काम करना है। ठीक है, तो पहले ये देख, इसका मतलब हर एरिया के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल नहीं है, कुछ के लिए है कुछ के लिए नहीं है। जहां पे प्लॉजिबल रिलेशनशिप हो, प्रिडिक्टेबल हो, वहां पे सूटेबल है, वरना नहीं। क्लियर?
ठीक है, ये आगे बात कर रहा है, ये आगे डिटेल में वो रटे वाली बातें कर रहा है। सूटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल डिपेंड ऑन असेसमेंट ऑफ हाउ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव विल बी इन डिटेक्टिंग। कुछ एरिया में एफिशिएंट एंड इफेक्टिव होता है एनालिटिकल, कुछ में नहीं। जैसे भी एग्जांपल दे जहां पे प्लॉजिबल रिलेशनशिप हो, कह रहे सब्सटेंटिव एनालिटिकल आर जनरली सूटेबल व्हेन रिलेशनशिप आर प्लॉजिबल एंड प्रेडिक्टेबल। आगे दो एग्जांपल दे रहे हैं। और कब सूटेबल नहीं होंगे? जब ये प्लॉजिबल रिलेशनशिप नहीं होगा। फिर कह रहा है सूटेबिलिटी आल्सो डिपेंड ऑन असर्शन एंड रिस्क असेसमेंट। कुछ एरिया में जहां पे रिस्क ज्यादा होना, वहां पे फिर एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल नहीं होते। वहां पे या तो आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करें या एनालिटिकल प्रोसीजर प्लस टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म करें। ठीक है, जैसे कहता है सिर्फ सेल्स को आप एनालिटिकल प्रोसेस से वेरीफाई कर सकेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को एनालिटिकल प्रोसेस से वेरीफाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में सेल्स भी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी है। हो सकता है सेल्स ओवरस्टेटेड हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी ओवरस्टेटेड हो, दोनों ही गलत हो, लेकिन जीपी रेशियो सेम है आपके, सब ठीक है। तो इसीलिए तो पहले सारे जो भी हमने अभी तक सीखा है उसमें कंसेप्ट क्या सिखाया उसने हमें? हर एरिया, हर असर्शन एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए सूटेबल नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है। पहले फैसला कर लो, जो नहीं है सूटेबल उसको अलग कर दो, उसको सैम्पलिंग वाले चैप्टर में देखेंगे। जहां पे सूटेबल है एनालिटिकल प्रोसीजर उसको अलग कर लो, उसको आगे लेके चलना है। अलग हो गया जी, आगे चलते हैं। इवैल्यूएट रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, और आगे पर्पस बता रहा है कि मैं डाटा, यहां पे देखिए एक्सपेक्टेशन डेवलप नहीं कर रहा, यहां पे कह रहा है मैं डाटा रिलायबल इकट्ठा कर रहा हूं ताकि एक्सपेक्टेशन डेवलप हो। एक्सपेक्टेशन अगले स्टेप में होगी। कह रहा है डाटा रिलायबल चाहिए क्या? सैलरी एक्सपेंस को वेरीफाई करने के लिए क्या पेयर और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ प्लॉजिबल रिलेशनशिप है, सूटेबल है एनालिटिकल प्रोसीजर? सैलरीज को वेरीफाई करने के लिए आपको कौन सा डाटा चाहिए? पेयर और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का डाटा ठीक है, रिलायबल। बाटा में आपको रेवेन्यू वेरीफाई कर सकते हैं, प्लॉजिबल रिलेशनशिप है, वो पर चेक कर लिया। क्या रेवेन्यू को वेरीफाई करने के लिए कोई डाटा चाहिए क्या? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने हैं और सेल प्राइस कितने हैं। अगर तो ये डाटा रिलायबल होगा, करेक्ट होगा, तो आप एनालिटिकल प्रोसेस सही परफॉर्म कर सकते हैं। अगर क्लाइंट आपको नंबर ऑफ यूनिट से गलत दे दे, गलत डाटा से जो डिसीजन ड्रॉ करेंगे वो गलत ही होगा। तो यहाँ पे यही सही। अब ये देखिए डाटा क्या हो सकता है, ये केस टू केस वेरी करेगा किस एरिया में। आप पेरोल वाले में है तो डाटा से मुराद नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, सेल्स वाले में है तो इससे मुराद नंबर ऑफ यूनिट्स है, डेप्रिसिएशन में है तो इससे मुराद है फिक्स एसेट्स किस किस कैटेगरी कितना है। ये डाटा एरिया वो ये नहीं बता रहा कि किस एरिया में कौन सा डाटा यूज नहीं, कह रहा डाटा कोई सा भी हो, आपने देखना कि वो रिलायबल हो। कैसे पता चलेगा? कह रहे पहले ये सुन ले, ये रिलायबिलिटी ऑफ डाटा फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर है, ये रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस नहीं है। एक आपको याद है, आपने रिलायबिलिटी के नाम से एक और कंसेप्ट भी पढ़ा हुआ है, रिलायबिलिटी वो नहीं है, ये उससे डिफरेंट बट सेम है। ये वाला कंसेप्ट क्या है? डिफरेंट बट सेम है कि सेम बट डिफरेंट। मतलब क्या कि रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस अलग कंसेप्ट है, रिलायबिलिटी ऑफ डाटा फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर अलग कंसेप्ट है, कंसेप्ट अलग है। हो सकता है दो फैक्टर सेम हो, दो डिफरेंट हो। अभी आपने फैसला करना है कि सारे डिफरेंट है, सारे सेम है, या कुछ डिफरेंट है कुछ सेम है। सिखा क्या रहा है? कैसे पता चलेगा आपको कि डाटा रिलायबल है? एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए जिस डाटा को यूज कर रहे हैं कैसे पता चलेगा कि वो रिलायबल है? कहता है देखो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, इंडिपेंडेंट सोर्स से आया डाटा रिलायबल। एक्सप्लेनेशन मैं खुद दे रहा हूं, आपने याद नहीं करनी ना, एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में सिर्फ फैक्टर पूछेगा, मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद? इंडिपेंडेंट सोर्स से जो डाटा इकट्ठा करेंगे वो रिलायबल है, इंटरनल वाला लेस रिलायबल है। बोले एग्री करते हैं? कंट्रोल्स ओवर एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर क्लाइंट आपको जो दे रहा है डाटा उसके कंट्रोल स्ट्रांग है, डाटा रिलायबल है, कंट्रोल्स वीक है, डाटा रिलायबल नहीं। एग्री करते हैं? नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, नेचर एंड और कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये रटे वाले पॉइंट है, ये नए पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि बजट्स को आपने उस वक्त यूज करना है जब वो एक्सपेक्टेड टारगेट के तौर पे प्रिपेयर किए। बजट को यूज कर सकते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर में, इसको वैसे अगर आप रटाई लगा ले तो बेहतर है। मैं फिर भी बता देता हूं, बाज़ औक़ात बजट होते हैं, जैसे क्लास की परफॉर्मेंस मैंने वैल्यूएट करनी है। हाँ भाई कितने कल कितने सवाल दिए थे? 4। कितने स्टूडेंट्स ने 3 या 4 सवाल किए हैं रिटर्न फॉर्म में? हाथ उठाइए। ये मेरी परफॉर्मेंस, मैंने बजट जो दिया था आपको कल 4 सवालों का, एक्चुअल सामने नजर आया तो सिर्फ चंद स्टूडेंट ने किया, परफॉर्मेंस पाएगा। अच्छा, अब यानी ज्यादातर स्टूडेंट्स ने पूरी असाइनमेंट नहीं की, आधी की है। अब यही अगर मैं इस तरीके से कहूँ, टाइम कम है, यही अगर मैं सवाल इस तरीके से, अब मुझे पता चल गया है कि स्टूडेंट आधी असाइनमेंट करते हैं, अगली असाइनमेंट में 8 सवाल दे दिए, असल रीजनेबल टारगेट है 4 का 8। अब अगर अगले दिन मैंने पूछा कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने सब सवाल किए, 2-3 थे। 2-3 ऐसे होते हैं गद्दार, वो सारी असाइनमेंट करते होते हैं, 200 में। अच्छा उन्होंने सारे, लेकिन ज्यादातर क्लास ने जब 4 सवाल किए क्वेश्चन, मुझे बताइए कंपैरिजन में मैं एक्चुअली कंक्लूजन मेरा क्या होगा? क्लास की परफॉर्मेंस 50% है? नहीं 100% है। क्यों? क्योंकि मैंने टारगेट ही चैलेंजिंग सेट किया था। बाज़ औक़ात वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए रीजनेबल सेल्स टारगेट अगर होना 1000 मिलियन, तुमने कहा जाता है 1500 मिलियन टारगेट है, ताकि 1500 को सामने रख के दिन रात एक करें, टेंशन में मुबतला हो, डिप्रेशन हो उनको, ठीक है, और फिर 1200 टारगेट अचीव करके भी बॉस को कहे माजरा सर जी टारगेट अचीव नहीं हो सका, और बॉस अंदर ही खुश हो, मुझे पहले ही पता था, इसलिए मैंने टारगेट ही ज्यादा सेट किया। याद रखे यहाँ पे अगर 1500 का बजट था, रीजनेबल 1000 था, यानी जिसको वो नाम देता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट था 1000,
चैलेंजिंग टारगेट सेट किया 1500, एम्प्लॉय ने टारगेट अचीव किया 1200। बताइए एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए आपका रिस्क ओवर स्टेटमेंट का होगा कि अंडर का? अगर वो ज्यादा वाले बजट के साथ कंपेयर करें 1500 के साथ तो अंडर स्टेटमेंट, हालांकि एक्चुअली ओवर स्टेटमेंट का रिस्क। तो एनालिटिक समझाना क्या चाह रहा है कि एनालिटिकल परफॉर्म करते हुए आपने उस डाटा को यूज करना है जिसकी नेचर और रेलिवेंस ऐसी हो, रेलिवेंट हो, नेचर ऐसी हो कि एक्सपेक्टेड टारगेट के बेस पे बनाया गया हो, चैलेंजिंग टारगेट की बेस पे ना है। ठीक है जी, नहीं समझ आई ना एग्जांपल, इसलिए आगे अच्छी बात है। चले दूसरा कंपेरेबिलिटी ऑफ, ये अच्छा कंसेप्ट है, कंपेरेबिलिटी नया भी है और अच्छा भी है। कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल कहता है बात आप डाटा यूज करते हैं ना जैसे एक्सटर्नल अवेलेबल, ठीक है। फर्ज कीजिए हमने कहा आई कैप से, आई कैप हर इंस्टीट्यूट का फर्ज कीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डाटा मेंटेन कर रहा है, हमने कंपैरिजन करना है एक इंस्टीट्यूट और दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ कि किसके स्टूडेंट ज्यादा है। अब पहला इंस्टीट्यूट सिर्फ पीआरसी और कैफ की क्लासेस करवा रहा है फर्ज कीजिए, दूसरा इंस्टीट्यूट पीआरसी कैफ सीफैप एमएसए सारी क्लासेस करवा रहा है, क्या दोनों के टोटल स्टूडेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं? कंपेरेबल, यही वो समझा रहा है। इंडस्ट्री में कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो एक दो प्रोडक्ट सेल कर रही होते हैं, कुछ हो सकता है 4-5 कर रही हो, तो जब आपने इंडस्ट्री के साथ इस तरह का कंपैरिजन करना है ना तो लाइक विद लाइक का कंपैरिजन करना है। यानी अगर आपका क्लाइंट ऐसा है जो 4 प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो मार्केट में उसके साथ कंपैरिजन नहीं करना जो 8 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, 2 कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है, इसके साथ 4 के 4 वही सही कंपैरिजन, तभी परफॉर्मेंस की सही वैल्यूएशन होगी। ठीक है जी। अब अगर मैं आपको केस स्टडी करूं और आपसे पूछूं हाँ भाई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, इन्होंने कहा नहीं हुई भाई, प्रॉब्लम तो नहीं हुई, नहीं हुई। मैंने कहा ठीक है, इन्होंने कहा हुई है, इन्होंने कहा नहीं हुई। मैंने कहा अच्छा 50% को प्रॉब्लम हुई है 50% को नहीं, लेकिन थोड़ा डिटेल में देखा तो पता चला जिसको प्रॉब्लम नहीं हुई वो रिपीटर है, जिसको प्रॉब्लम नहीं हुई और जिसको प्रॉब्लम हुई है वो फर्स्ट टाइम पढ़ा है। अब बताइए क्या मैं फर्स्ट टाइम पढ़ने वाली की परफॉर्मेंस को रिपीटर की परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकता हूं? यही समझा रहा है लाइक विद लाइक, कि जब आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना है ना तो अगर ब्रॉड इंडस्ट्री डाटा है, कंप्लीट इंडस्ट्री का जिसमें हर तरह की प्रोडक्ट शामिल होती है, जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लाइफ इंश्योरेंस भी है, फायर इंश्योरेंस भी है, मरीन इंश्योरेंस भी है, पता नहीं कौन कौन सी इंश्योरेंस की टाइप्स, इंडस्ट्री का डाटा अगर उठाएंगे ना, लेकिन कुछ इंश्योरेंस कंपनीज होती है जो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, कुछ होती हैं वो सिर्फ नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। हमारा क्लाइंट सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, क्या उसे कंप्लीट इंडस्ट्री की डाटा के साथ कंपेयर कर सकते हैं? कि कंप्लीट इंडस्ट्री डाटा को ब्रेकअप करना पड़ेगा, सप्लीमेंट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, लाइफ अलग नॉन लाइफ अलग, और हमारे क्लाइंट के साथ लाइफ विद लाइक कंपैरिजन, यही है कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। समझ आया कंसेप्ट? एनालिटिकल प्रोसेस में इस चीज का ध्यान रखना। इन शॉर्ट रिलायबिलिटी डाटा कंफर्म कर लिया, 4 पॉइंट थे कवर हो गए। पहला क्या था? सूटेबिलिटी, दूसरा क्या था? अब क्या करना है नेक्स्ट कंसेप्ट में? एक्सपेक्टेशन डेवलप करनी है। हमारे ख्याल में कितना रेवेन्यू होगा, कितना एक्सपेंस होगा, ये एक्सपेक्टेशन डेवलप कर सकते हैं आप उस सूरत में जब आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, उस इंफॉर्मेशन को आप डिसएग्रीगेट कर सके, ब्रेक कर सके। ऊपर उसने बोला था ना ब्रॉड इंडस्ट्री सप्लीमेंटेड, ऊपर उसने लफ्ज इस्तेमाल किया सप्लीमेंटेड, नीचे उसने लफ्ज इस्तेमाल किया है डिसएग्रीगेटेड। ये एक ही बात है कि बड़ी इंफॉर्मेशन को स्प्लिट करना। याद रखें आप प्रीसाइज एक एक्सपेक्टेशन एक है प्रीसाइज एक्सपेक्टेशन, एग्जैक्ट बताना कितनी सैलरी है, 2-4 लाख होगी, कितनी सैलरी, 2,80,000। किसमें प्रीसिजन किसमें है? 280,000। हमने एज अकाउंटेंट हमेशा प्रीसिजन के साथ काम करते हैं, तो कहते हैं एक्सपेक्टेशन डेवलप करनी, वो भी क्या होनी चाहिए? प्रीसाइज एक्सपेक्टेशन कब डेवलप होगी? जब आपके पास फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल अवेलेबल हो, और दूसरे में कह रहा है डिसएग्रीगेट, ज्यादा से ज्यादा डिटेल में अवेलेबल हो। जितनी ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उतना ही ज्यादा प्रीसाइज एक्सपेक्टेशन हो, उतना ही ज्यादा एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है, उसने जितनी भी गाड़ियां बनाती है फिक्स सेल प्राइस होती है उनकी, फर्ज कीजिए कि 45 लाख। सूटेबल है एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए स्टार्ट से कि टेस्ट ऑफ डिटेल? एनालिटिकल असर्शन सूटेबल है। डाटा चाहिए आपको, किस चीज का डाटा चाहिए? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, कार सोल्ड, और एक गाड़ी के प्राइस। ठीक है, डाटा रिलायबल है कि नहीं डिपेंड करता है। अगर डायरेक्टर ने ठप्पा लगा के प्राइसेस को प्रूव किया हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड भी प्रूव है, तो रिलायबल है। अगर कंट्रोल्स वीक हैं तो रिलायबल नहीं, रिलायबिलिटी भी हो गई। अब क्या करना है? प्रीसाइज एक्सपेक्टेशन डेवलप करनी। कैसे डेवलप करेंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स को प्राइस। अब मुझे बताइए ये ज्यादा प्रीसाइज एक्सपेक्टेशन है कि अगर आपको पता चले ओह ये तो टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बताया क्लाइंट ने, ये असल में 2 मॉडल सेल करते हैं, एक लग्जरी मॉडल, एक इकोनॉमिक मॉडल। लग्जरी मॉडल की प्राइस ज्यादा है, इकोनॉमिक मॉडल की कम है, ये तो उन्होंने हमें टोटल करके बता दिए थे। अब बताइए, अब आप अपने डाटा को डिसएग्रीगेट करके दोनों कैटेगरी का अलग अलग रेवेन्यू एस्टिमेट करके टोटल पे पहुंचेंगे कि डिसएग्रीगेट करने की जरूरत नहीं करेंगे। ये है प्रीसाइज एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेशन में फर्क। तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? प्रीसाइज। जितना ज्यादा स्पेसिफिक डिटेल इंफॉर्मेशन होगी उतना ही ज्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शन डेवलप हो सकती है। ठीक है जी, एरिया देखा, डाटा देखा, एक्सपेक्टेशन डेवलप की। अब क्या करना है? अपनी एक्सपेक्टेशन को क्लाइंट की रिकॉर्डेड अमाउंट के साथ कंपेयर करना है। कुछ ना कुछ फर्क आएगा, मे भी कभी कभी जीरो भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क आएगा। तो हमने देखना है कि वो मटेरियल है या इमटेरियल है, नो इशू। मटेरियल है तो फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। यहां से नेक्स्ट कंसेप्ट है भाई, फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है। ये आइए आ गया, क्लाइंट से इंक्वायर करेंगे
भैया फर्क किस वजह से है? हमारे मुताबिक रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए, तुम्हारे मुताबिक कम है, क्यों? उससे इंक्वायर करेंगे और जो भी रिस्पांस देगा उसे एज इट इज ट्रू मान लेंगे, वैल्यूएट कर। उन्होंने कहा सर हमने कुछ डिस्काउंट ऑफर चलाई थी, डिस्काउंट दिए। हम कहेंगे अच्छा बाकी जरा दिखाओ डिस्काउंट ऑफर, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, डॉक्यूमेंट दिखाएगा, ठीक है। अगर तो उसकी जो उसने हमें इंक्वायरी से रिस्पांस दिया वो वैल्यूएट हो गया, एक्सप्लेनेशन मिल गई, हमारा इत्मीनान हो गया, फर्क आया था लेकिन रिजॉल्व हो गया, जैसे जैसे पॉजिटिव कंफर्मेशन में था, इनिशियली डिफरेंस आया, रिकंसाइल। लेकिन अगर रिकंसाइल नहीं हुआ, मटेरियल तो पहले से ही है, मटेरियल चेक कर चुके हैं, अब नहीं, फिर आपने अदर प्रोसीजर से एविडेंस ऑब्टेन करना है, फिर एनालिटिकल प्रोसीजर से नहीं। एनालिटिकल प्रोसीजर फेल हो गया, शुरू में लग रहा था हमें ठीक होगा, ऐसे कभी कभी होता है ना, शुरू में लग रहा होता है कंट्रोल स्ट्रांग होगा, चेक करे पता चलता है फारग है, दिखने में अच्छा है बस, बाकी फारग। तो फिर अगर क्लाइंट की इंक्वायरी एक्सप्लेनेशन वैलिड नहीं तो फिर हमें क्या करना है, ठीक है जी। अच्छा अब उसने ना आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एरियाज बताए हुए हैं, ये बाकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये पढ़ेंगे समझ लग जाएगी। क्या किसी एरिया पे सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने चलेगा? अगर तो रिस्क लो है तो चलेगा, लेकिन अगर रिस्क हाई है फिर आपको एनालिटिकल प्रोसीजर के साथ डील भी करना, ठीक है जी। अगर एनालिटिकल प्रोसीजर एक्यूरेट रिजल्ट दे देते हैं फिर ठीक है, अगर एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आते, रिस्क ज्यादा, फिर एनालिटिकल प्लस। अच्छा ये आपने याद नहीं करना, इसको पढ़ लेना है। ये प्रैक्टिकली बताया गया है कि किन किन एरियाज पे ज्यादातर एनालिटिकल प्रोसीजर प्रैक्टिस में परफॉर्म होते हैं और किस तरीके से होते हैं। जैसे सेल्स तो आपको पता ही है, यूनिट प्राइस को, नंबर ऑफ यूनिट्स, डेप्रिसिएशन को, ये सैलरीज में शायद आपको प्रॉब्लम है, ये बहरहाल आपने इसको एग्जांपल्स को पढ़ना है, पढ़ लेंगे जी। अच्छा लास्ट एक और कंसेप्ट है लेकिन मैं नहीं पढ़ा रहा अभी, यूज इन फार्मिंग ओवरऑल, ये कल पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन का है, अहम है, छोड़ना नहीं है, याद कराइएगा, लेकिन अभी नहीं कल पढ़ेंगे। आज हमने वो प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस कर लिया ना, इसका टाइम, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा अहम थे, प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन भी होती रहेगी, केस स्टडी की प्रैक्टिस साथ साथ। कुछ समझ आया एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे यूज होंगे? स्टेप्स कौन कौन से हैं? 5 स्टेप बताएं, क्लास खत्म फिर उसके बाद। नंबर 1 सूटेबिलिटी, नंबर 2 रिलायबिलिटी, एक्सपेक्टेशन, एक्सेप्टेबल डिफरेंस के बाद इन्वेस्टिगेशन। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, पुराने जमाने में आई कैप पूरा टॉपिक पूछा करता था 12 नंबर के साथ, बताइए एनालिटिकल प्रोसीजर को एज सब्सटेंटिव में परफॉर्म करना है, क्या करेंगे? लेटेस्ट एंड आई कैप का क्या होगा आपके ख्याल में? सारे पॉइंट्स पूछेगा कि 4 में से कोई एक आधा रिप्रोडक्शन में, और अगर केस स्टडी उसने सेट की तो उसके लिए ये टेबल है। अगर ये टेबल आपने समझ लिया, एनालिटिकल प्रोसीजर की केस स्टडी आप इंशाल्लाह अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।